हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 11 हिंदी आरोह बुक के चैप्टर नंबर 1 भक्तिन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ओके, सो आइए हम इस चैप्टर के समरी देखते हैं। तो भक्तिन कहानी की लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और यह जो स्टोरी है, मतलब ये जो भक्तिन जो कहानी है वो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इस कहानी में उन्होंने भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ाव, उसके आचार और स्वभाव व्यवहार के बारे में लिखा है। उन्होंने ये भी बताया था कि भक्तिन के जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था और उसके पूरा जीवन असूलों अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही जिया था। कहानी की शुरुआत में लेखिका भक्तिन के मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसी दिखती है, उसकी हाइट, रंग रूप के बारे में बताते हुए कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी। लेकिन लेखिका की सेवा वह कुछ इस तरह से करती थी कि जैसे पवन पुत्र हनुमान राम जी की किया करते थे, यानी कि वो बिना थके दिन रात लेखिका के सेवा में लगी रहती थी। जब भक्तिन लेखिका के पास काम करने के लिए आई थी तो उन्होंने अपना नाम लेखिका को लक्ष्मी बताया था और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि यह नाम से उसको ना पुकारा जाए। ठीक है, जो लेखिका जो थी तो लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। मतलब कि जो भक्तिन थी उसका जो रियल नाम था वह जो था लक्ष्मीन था, यानी कि लक्ष्मी। लेकिन वो भक्तिन का वो नाम मतलब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए लेखिका से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे उस नाम से ना बुलाया जाए। तो लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। लेखिका ने भक्तिन के जन्म और शादी के बारे में बताया कि वह जो भक्तिन जो थी वो इलाहाबाद के झूजी गांव के एक गोपालक की इकलौती बेटी थी, जिनकी शादी 5 वर्ष की उम्र में करवा दिया गया था हंडिया ग्राम में। ठीक है, तो पहले के ज़माने में बाल विवाह होती थी, तो भक्तिन की शादी 5 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उनकी जो शादी हुई थी वो हंडिया ग्राम में एक संपन्न गोपालक के पुत्र से हुआ था। और उनकी गौना जो थी, मतलब शादी 5 साल की उम्र में हो गई थी और गौना 9 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, और उनकी एक मतलब उनकी जो सौतेली माँ थी, उनके बचपन का देख रेख, मतलब 9 वर्ष तक उनकी सौतेली माँ उनकी देख रेख किया करती थी। भक्तिन की शादी के बाद उनके पिताजी जो थे वो बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जब बीमार थे तो उनकी जो सौतेली माँ थी उनके खबर नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनको लगता था कि उसके पापा उसको सारे ज़मीन जायदाद उसके नाम कर देंगे, तो उसके अपने बेटे बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको समाचार नहीं दिया। तो उसकी पापा की मतलब जो पिताजी थे उसकी डेथ की समाचार उसको अपने मायके पहुंचकर ही मिली और वो दुखद समाचार सुनकर वो अपने घर में थोड़ी सी भी नहीं रुकी और बिना पानी पिए अपने ससुराल वापस लौट आई। उसके बाद लेखिका ने भक्तिन के शादीशुदा जीवन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी जो थी, उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया और वो घर की सबसे छोटी बहू थी और उनकी 2 जिठानियाँ थी, उनके बेटे थे। तो उस टाइम जो था वो लड़कियों को थोड़ा मतलब कम अहमियत दी जाती थी, इसलिए भक्तिन और उसकी बेटियाँ को हर बार भेदभाव किया जाता था और उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था। और वहीं पे उनकी जेठानी के बेटे और जेठानियाँ बैठकर ऐसे ही मतलब टाइम पास करती थी, मौज मस्ती करती थी, लेकिन भक्तिन और उसके बेटियों को बहुत सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाया जाता था, लेकिन भक्तिन का जो पति था वो भक्तिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो इसलिए वो अपने परिवार वाले के बहकावे में नहीं आता था। ठीक है, तो भक्तिन जो थी वो बाग बगीचे, खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों को भी देखभाल किया करती थी। और उसके बाद उसने अपनी बड़ी बेटी का ब्याह बहुत ही धूमधाम से करवा दिया और उसकी बड़ी बेटी की शादी के बाद उसकी पति जो थी उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भक्तिन को डर लगा कि उसके मतलब धन संपत्ति को कोई हड़प ना ले, इसलिए उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कम उम्र में करा दी और अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। फिर भक्तिन की कहानी में एक तीसरा भाग आता है, जिसमें उसकी जो बड़ी बेटी का पति था उसका डेथ हो जाता है, मतलब वो मर जाता है और उसकी बड़ी बेटी जो थी वो विधवा हो जाती है। तो भक्तिन के विधवा बेटी की विवाह भक्तिन के
तो भक्तिन के पास बहुत सारे धन संपत्ति थे, राइट। तो जब उसके परिजन थे, वो जो उसके जेठ थे, वो अपने साले से भक्तिन की बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहते थे ताकि उसका सारा संपत्ति उसके कंट्रोल में आ जाए। बट उसकी जो बेटी थी वो शादी से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, तो एक दिन वह ज़बरदस्ती उसके रूम में घुस गया और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। तो वहाँ पे जो उसके समर्थक थे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। फिर दोनों एक साथ रूम से बाहर निकलते हैं। तो पंच ने फैसला सुनाया कि इन दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। जब उनकी शादी हुई तो उसका जो जेठ का साला था, जो उसका दामाद बना, तित्तरबाज दामाद, धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे भक्तिन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। वह कई बार तो लगान न दे पाने के कारण भक्तिन को जमींदार ने कड़ी धूप में खड़ा कर रखा था। तो भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर गांव को छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। फिर यहाँ से जो कहानी में आगे अगला भाग आता है, वो था लेखिका के साथ उनकी कैसी जीवन शैली रही। लेखिका बताती है कि जो भक्तिन का वेशभूषा था वो बहुत ही सामान्य था। वह सुबह सुबह नियम धर्म से चलने वाली महिला थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाती धोती थी, पूजा करती थी और फिर वो नाश्ता बनाती थी लेखिका के लिए। उनका रहन सहन, जो भक्तिन का रहन सहन था, वो बिल्कुल गांव जैसा था। ओके, तो वो शहर में आकर शहर की जैसी नहीं बनी। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार, वो कर्मनिष्ठ थी। लेखिका की सेवा करना ही अब उसका एकमात्र धर्म बन गया था। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरों के मन की तो नहीं करती थी, लेकिन दूसरों से अपने मन की अवश्य करवा लेती थी। वह हर गलत बात को अपने तर्क से, तर्क मतलब अपने जवाब, उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता था, अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। भक्तिन इतना ज़्यादा लेखिका की सेवा करती थी कि लेखिका अगर देर रात तक काम करती थी तो वो भी रात भर कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जगती रहती थी। और अगर लेखिका को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह खुशी खुशी लाकर उन्हें दे देती थी। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी। लेखिका भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी, फिर भी वह लेखिका की सेवा करने के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेगी वहीं मैं रहूंगी, फिर चाहे वो कालकोठरी ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी, दामाद और नातिन उसको लेने आते हैं, तो लेखिका ने अपनी बेटी व दामाद के साथ जाने को भी तैयार नहीं हुई। उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों को बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका और भक्तिन और अपने गहरे संबंधों व बेहतरीन तालमेल के बारे में कहती है कि वह ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी। ये जो था, ये कहानी का अंत था, जहाँ पे लेखिका अपने सेविका, यानी मतलब वो अपनी सेविका, मतलब उनके बीच में कभी भी नौकर मालिक का स्वभाव नहीं रहा और वो उसको कभी नहीं खोना चाहती थी। ये जो था, ये समरी था भक्तिन चैप्टर का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, मैं इसी चैनल पे क्लास 12 मैथ्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है वैसे चैप्टर्स में, वैसे सब्जेक्ट्स में, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।